अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़शान बशीर। आज 7 फरवरी 2024 है और 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब की अगर बात की जाए तो 7 करोड़ 32 लाख, सिंध में 2 करोड़ 69 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 19 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 53 लाख 71 हज़ार से ज़ायद शहरी अपना वोट कास्ट करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 17,908 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो भी अपडेट्स होंगी वो मुसलसल आप तक पहुँचाते रहेंगे। सुनो न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में पोलिंग से पहले, पोलिंग के दिन और पोलिंग के बाद तमाम तर नताइज आने तक लम्हा ब लम्हा हम आपके साथ हैं और तमाम तर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, मैं उनका तारुफ करवा दूं। अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। अदनान आदिल साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इस्लामाबाद से नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से काशिफ अजीज़ ने हमें ज्वाइन किया है और कराची से अरबाब अली चांडियो हमारे साथ हैं। सबसे पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। वकास, बताइएगा, आज तमाम तर जो है वो इक़दामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कल चूँकि पोलिंग का अमल होना है, तो इस सिलसिले में कितने पोलिंग स्टेशन कुल जो है वो बनाए गए हैं और लाहौर की हद तक अगर बात की जाए कितने इंतहाई हसास हैं, कितने हसास हैं, अब तक इस बारे में क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल अब इख्तितामी मराहिल चल रहे हैं। जो तैयारियां हैं उन्हें ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। आज सबसे पहले जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो प्रेजाइडिंग अफसरान को पोलिंग का जो सामान है वो फराहम कर रहे हैं। लाहौर से 18 मुख्तलिफ मकामात से ये जो सामान है, अब मुख्तलिफ जो हल्के हैं लाहौर के, वहाँ पर ये इसकी तरसील की जा रही है। इसमें भी भरपूर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अगर हम लाहौर की ओवरऑल बात करें तो लाहौर के 14 कौमी असम्बली के और 30 सूबाई असम्बली के नशिस्तों के लिए 4000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 90% पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन ने हसास करार दी हैं, जबकि सिर्फ 50 पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें नॉर्मल करार दिया गया है, जबकि जो 813 पोलिंग स्टेशन है लाहौर के वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 3500 से जायद जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें भी हसास करार दिया गया है, जहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इजाफी नफरी उनकी तैनात की जाएगी। अगर हम लाहौर के वोटर्स की बात करें तो लाहौर में 68 लाख से जायद जो वोटर हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो कल अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम लाहौर में उम्मीदवारों की बात करें तो लाहौर में जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ से 1079 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में है। 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त मैं एक NA 118 के RO ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो पोलिंग का सामान है, जिसमें बैलेट बॉक्सेस हैं, जिसमें कैबन है, जिसमें जो स्याही है, इसके अलावा जो है वो अफसरान को यहाँ से मुहैया की जा रही है, जो कि मुतलका जो पोलिंग स्टेशन पर जो पुलिस और पाक फौज की निगरानी में जो है वो यहाँ से मुतलका पोलिंग स्टेशन पर मुंतकिल की जाएंगी और आज शाम तक उन्हें मुतलका पोलिंग स्टेशन पर इंस्टॉल भी कर लिया जाएगा। और इस तरह से जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन 2024 के हवाले से वो आज रात तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। कल सुबह जो है वो पोलिंग का आगाज़ होगा। तो लाहौर में पुरअमन तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान जो इंतखाबी मुहिम भी चलाई गई है उम्मीदवारों की जानिब से, वो भी बड़े पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुई है। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां थी वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो लाहौर इस वक्त जो आम इंतखाबात 2024 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आता है। ठीक है, लाहौर मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। नईम जंजुआ हमारे साथ हैं। नईम, ये बताइएगा, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें बात की गई। इसके अलावा कुछ ऐसी कयास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद पोलिंग डे पर, जिस दिन इलेक्शंस हैं, उस दिन इंटरनेट सर्विसेज में तातुल आ सकता है, लेकिन इसकी भी फ़िलहाल तरदीद कर दी गई है कि अगर सिक्योरिटी खदशात कहीं पर होते हैं और इस बारे में रिक्वेस्ट की जाती है तो फिर इस पर गौर किया जाएगा। मजमूई सूरत हाल इस हवाले से क्या है? जो निगरान वज़रा हैं उनका इस बारे में क्या कहना है?
جی بالکل، کل ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے بھی اور وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے ان کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جو بلوچستان ہے اس کے لیے خصوصی طور پہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور اسی طرح KPK جو ہے وہاں پہ بھی جو کچھ معاملات جب ہوئے تھے، سیکیورٹی کے خدشات تھے، اس حوالے سے جو ہے خاص طور پر وہاں پہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور اسی طرح دیگر جو صوبے ہیں ان کو بھی الرٹ کیا گیا۔ جب ایک سوال کیا گیا، کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پولنگ سے ایک دن قبل جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی مختلف علاقوں میں یا پورے پاکستان میں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایسا ابھی تک کوئی تجویز نہیں ہے اور نہ ایسا حکومت کا کوئی ارادہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی صوبے کی طرف سے یا کسی چیف سیکرٹری کی طرف سے یا کسی آفیسر کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو وہاں اس علاقے میں جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس قسم کی کسی طرف سے کوئی تجویز نہیں دی گئی۔ اگر اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ 2 کنٹرول روم بنائے گئے ہیں، ایک کنٹرول روم جو ہے وہ وزارت داخلہ میں ہے جو پورے پاکستان کو مانیٹر کرے گا، انٹر لنک کیا گیا اس کو صوبوں کے ساتھ بھی، تاکہ جو صوبوں میں کوئی جو حلقے ہیں، کوئی حساس پولنگ سٹیشن ہے، ان میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ جو وزارت داخلہ ہے یہاں سے احکامات جاری کیے جا سکے۔ اور ایک جو ہے وہ کنٹرول روم سیف سٹی اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ اسلام آباد کے جو افسران ہیں وہ اس کو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کو مانیٹر کریں گے۔ DRO آفس میں 2 روز قبل جو ہے وہ پولنگ کا جو سامان تھا وہ پہنچا دیا گیا تھا، اور آج یہ DRO آفس سے RO آفیسز میں سامان کی ترسیل شروع ہو گئی تھی صبح سے ہی، اور 3 یہاں پہ جو ہے وہ RO آفس قائم کیے گئے اسلام آباد میں۔ ایک جو ہے وہ حلقہ جو 46 ہے اس کا RO آفس جو ہے وہ F11 میں ہے، حلقہ 47 کا RO آفس G8 میں ہے، اور اسی طرح حلقہ 48 کا جو RO آفس ہے وہ پارک روڈ کے اوپر قائم کیا گیا ہے۔ کل ٹوٹل جو اسلام آباد میں تعداد ہے ووٹرز کی وہ 10 لاکھ سے زائد ہے۔ اسی طرح اگر حلقوں کے حساب سے دیکھیں تو حلقہ 46 میں 3,50,581 ووٹر ہیں، اور حلقہ جو ہے 47 اس میں تقریباً 3,33,280 ووٹر ہیں۔ حلقہ 48 میں جو ہے وہ 2,99,241 ووٹر ہیں۔ ان کے لیے جو ووٹنگ کا سامان ہے، حق رائے دہی جو کل استعمال کرنا ہے، اس کا سامان RO آفیسز میں پہنچ گیا، اور وہاں سے اب جو ہے وہ جو پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تقریباً 50% جو ہے وہ کام مکمل کر لیا گیا، شام تک یہ مکمل ٹھیک ہے، آج شام تک جو ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ نعیم ساتھ رہیے گا۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، ارباب علی چانڈیو ہمارے ساتھ ہیں۔ ارباب، کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ بڑا شہر ہے پاکستان کا، اور جس طرح سے انتخابی مہم کے دوران ہم نے یہ آخری دنوں میں کچھ زیادہ ہی تلخی دیکھ لی، MKM اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں اور رہنماؤں کے درمیان پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری رہا، تو اس کے بعد اب سیکیورٹی کو لے کر اور دیگر معاملات کو لے کر کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ آج ہی جتنا بڑا شہر اتنی بڑی گہما گہمی، اتنے بڑے مقابلے، اتنی بڑی سخت جملوں کا تبادلہ، اتنی بڑی کشیدگی، یہ سب کراچی میں پایا جاتا ہے۔ کراچی بیسیکلی ایک کاکٹیل شہر ہے جہاں پر مختلف مزاج، مختلف طبیعت اور مختلف زبانوں اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی وقت میں کراچی میں الیکشن لڑ رہے، جس کی وجہ سے کراچی میں تلخی، محبت، بریانی کی تقسیم ہونا، حلیم کھانا، اور اب جو ہے معاملات یہاں پر پہنچ گئے سامان کی ترسیل کا۔ اس وقت جہاں میں موجود ہوں وہاں ہزاروں کی تعداد میں مختلف RO آفس میں جو ہے وہ خواتین، مرد جو ہے پولنگ ایجنٹ اور RO اور پریزائڈنگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر موجود ہیں، جبکہ ان کے پہرے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ اب مرحلہ کیا شروع ہو رہا ہے وہ بتاؤں، اس کے بعد میں آپ کو تفصیلات بتاؤں۔ مرحلہ یہ ہے کہ یہاں سے اب آہستہ آہستہ ROs کی نگرانی میں جو ہے وہ عملہ اپنا سامان لے کر باہر ٹرانسپورٹ کھڑی ہے اس میں بیٹھ جائے گا، اور وہاں پر ایک پولیس جو ہے اہلکار ہر گاڑی میں موجود ہوگا جو ان کے ساتھ پہرے میں جائے گا۔ اس کے ساتھ جب 2 سے 3 گاڑیاں ہوں گی تو پھر انہیں کانوائے کے ذریعے پہرا دیا جائے گا، آگے بھی پولیس، پیچھے بھی پولیس، بیچ میں گاڑیاں ہوں گی، اور جہاں جہاں ان کی منزل ہوگی وہاں پر پھر پولیس اہلکار رات کو بھی ان کا پہرا دیں گے، رکیں گے۔ رینجرز اہلکار جو ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے، جبکہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ کوئک سروس کے طور پر علاقے میں موجود رہیں گے۔ یہ ایک مرحلہ آج رات تک مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ کہ کراچی جتنا بڑا شہر اتنی حساسیت زیادہ،
कराची के तमाम ही पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास है। सिर्फ 128 पोलिंग स्टेशन है ज़िला शर्की में जो कि गैर हसास करार दिए गए, लेकिन हालिया कशीदगी के बाद उन्हें भी हसास करार दिया गया है। तो कराची की हर पोलिंग स्टेशन एक तरह से हसास और इंतहाई हसास है, क्योंकि कशीदगी के वाक़यात यहाँ हुए थे, जिसके बाद सूरत-हाल ये बनी कराची की कि कराची में पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम के तमाम इस वक्त अलर्ट है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त अपनी आंखें खोले हुए बैठी हुई है और हर बात पे तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। अरबाब साथ रहिएगा, पेशावर की बात कर लेते हैं। काशिफ अजीज हमारे साथ हैं। काशिफ, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये दावा किया जाता रहा, बल्कि ये कयास आराइयाँ की जाती रही हैं कि वहाँ पर अब भी तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मौजूद है। गो के तमाम आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो कि अब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रैलीज़ भी हुई, वहाँ पर जलसे भी हुए, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं उनकी। तो अभी सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेकर और इन तमाम तर चीज़ों को लेकर? जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो किस हद तक ख़त्म हो पाए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम पेशावर की बात कर लें तो पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग तस्वुर किए जाते हैं। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर के NA-32 जो कि काफ़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल हल्का है, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और इसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की शहीद बेनज़ीर भट्टो और इसके साथ कौमी वोटन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपो भी यहाँ से कंटेस्ट कर चुके हैं। आज भी उसी हलके पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर और इसके साथ आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA थे, उसके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ NA-30 पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। आज़ाद उम्मीदवार शांताना गुलजार जो कि साबिक MNA गुलजार खान की बेटी है, उसका मुकाबला होगा JUI के नासिर खान मूसाज़ई से जो अब जो है JUI में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इसी हलके से मुंतखब हुए थे। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आज आखिरी रोज़ है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। पेशावर के बाड़ा रोड कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और इसके साथ कुहाट रोड के टेक्निकल कॉलेज और चार सदर रोड के ईदगाह में सामान जो है उसकी तरसील का अमल शुरू हो चुका है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सामान दिया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पेशावर में 1280 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें 577 इंतहाई हसास है, जबकि 655 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं, जबकि 48 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे और हसास पोलिंग स्टेशन पर 6, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 7 पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम देंगे। इसके साथ रैपिड रिस्पांस फोर्स, क्विक रिस्पांस फोर्स, FC एहलकार और पाक फौज के जवान जो है वो भी इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी सरंजाम देंगे। पेशावर में 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी सरंजाम देंगे। ना सिर्फ हसास, इंतहाई हसास, बल्कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ड्यूटी सरंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी पुलिस के साथ ड्यूटी सरंजाम देंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले तो खैबर पख्तूनख्वा के बाजौड़ का NA जो है उस पर इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 44 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जबकि सूबाई असम्बली की यहाँ पर जो है वो बड़े मुकाबले हैं, खुसूसन आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हैं। नहीं, मुझे मुख्तसरन जाते जाते ये बताइएगा कि कल EMS का जो है वो फाइनल ट्रायल किया गया, तमाम तर चीज़ें जो है वो ठीक रहीं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा? तक वो जो EMS का ट्रायल किया गया उसमें रिपोर्टर्स को भी कल दिखाया गया, जो इलेक्शन कमीशन के जो रिपोर्टर थे उनको भी बुलाया गया और उनको दिखाया भी है। अब सारा अब तक जो है वो तकरीबन ऐसी कोई बात नहीं है और उसको जिस तरीके से उसका ट्रायल किया गया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो ठीक है। और उसे कहा भी ये गया कि अब
इसके थ्रू जितना भी अमल होगा वो जब परसों होगा तो वो मुकम्मल होगा। इस तरह मतलब अभी तक जो है वो कोई ठीक है, फिल वक्त इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ इस्लामाबाद से, काशिफ अजीज़ पेशावर से, अरबाब चांडियो कराची से, मोहम्मद वकास कर रहे थे। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शहरों से अपडेट्स भी जानते रहेंगे और इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, अदनान आदिल साहब से बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और कल जो पोलिंग होने के लिए जा रही है मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है और क्या सूरत हाल देखी जा सकती है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सुनो न्यूज़ की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन है और मुसलसल आपको बाखबर रखे हुए हैं, लम्हा लम्हा आपको अपडेट्स जो है वो पहुंचाते रहेंगे। अदनान आदिल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख के शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। जो सूरत हाल रही है खुसूसन सियासी जमातों की जानिब से और तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन बढ़ते रहे हैं, सामने आते रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज होगा ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए बल्कि दीगर जो इदारे हैं उनके लिए भी, और आवाम का एतमाद किस हद तक इन पर हो सकता है, जो एक्सपेक्टेशंस है आवाम की वो हम किस हद तक ये समझ सकते हैं कि वो पूरी हों। बात ये है कि सबको मालूम है इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लोग खुल के इस पे सब कुछ जो हो रहा है देख रहे हैं, सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि एक बड़ी पार्टी जो है उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। उसके आज़ाद उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं खोल सकते, कैंपेन नहीं चला सकते, बैनर उतार दिए जाते हैं, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, उनको दफातर को सील कर दिया जाता है, उनके कारोबार को सील कर दिया जाता है। अभी आज डॉन में ख़बर है कि 2 अफराद जो हैं जो पीटीआई की कैंपेन कर रहे थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और वो दौरान हिरासत इंतकाल कर गए। तो इस तरह के मामलात हैं, लेकिन इसके बावजूद 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो जो 859 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है कौमी और सूबाई मिलाकर, उस पर कितने लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। जो टर्न आउट है वो इलेक्शन की लेजिटिमेसी को डिटरमिन करेगा, उसका तयन करेगा कि ये कितने नुमाइंदा इलेक्शन है। अगर लोग बड़ी तादाद में वोट डालने जाते हैं तो फिर मायूस नहीं होते, बददिल नहीं होते और अपने ज़मीर के मुताबिक जिस पार्टी को भी चाहें वोट डालें, तो उससे इस सारे प्रोसेस को एक अखलाकी जवाज़ मिल जाएगा और ऐसे नताइज भी आ सकते हैं जिसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएँ और बड़े अपसेट हो जाएँ। तो अब ये अवाम के ऊपर मुनहसर है कि उनको जो ये मौका मिल रहा है उसका वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। अदनान साहब, एक चीज़ मैंने देखी थी कि 97 में सबसे कम टर्न आउट था पाकिस्तान की तारीख में, मेरे ख्याल से 35% के राउंड अबाउट था, और 2002 के बाद ये फिर ग्रेजुअली बढ़ता रहा। 2013 और 2018 में शायद नौजवान वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में निकले थे, अबव 50% ये टर्न आउट रहा है। तो अब आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में, हम ये क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर टर्न आउट ज़्यादा होगा तो फिर आज़ाद उम्मीदवार भी ज़्यादा सामने आएंगे? देखें, अब सूरत हाल ये है कि 17,908 उम्मीदवार हैं 859 सीटों पे, लेकिन जो असल उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 2,500 हैं जो बड़े, बाकी तो बाज़ लोग शौकिया ऐसे कागजात जमा करा देते हैं। तो आज़ाद भी जो हैं उनकी बड़ी तादाद तो ऐसी है ना जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। तो इसलिए अब जो आज़ाद हैं, जो सही मानों में आज़ाद हैं, उनकी अहमियत कम है। बहरहाल कहीं कहीं वो भी अपना अहमियत इख्तियार कर जाते हैं, बाज़ जगह ज़ाती असर रसूख की बिना पे सूबाई हलकों में ख़ास तौर से, लेकिन कौमी असम्बली के हलकों में पार्टीज़ में ही मुकाबला होगा। पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों में, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, वहाँ 4-5 पार्टियों का जोर है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनका भी एक खासा बड़ा वोट उन्होंने निकाले थे पंजाब और सिंध में, कराची में। तो अब देखना ये होगा कि लोगों का टर्नआउट क्या है, क्या फेयर वोटिंग होती है। फिर पोलिंग एजेंटों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो वहाँ पर देखें कि फेयर वोटिंग होती है, कोई
اس میں نقائص نہ ہوں، کوئی اس میں گڑبڑ نہ ہو، اور پھر فارم 45 جو ہوتا ہے جس میں جب کاؤنٹنگ ہو جاتی ہے ووٹس کی، لکھا جاتا ہے اس امیدوار کے اتنے ووٹ ہیں، پھر پولنگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں اس کو سائن کرتے ہیں. بالکل. تو اگر وہ سارا پروسیس صاف شفاف طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے اور پرامن رہتی ہے پولنگ سارا دن، تو یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی. گو کہ یہ کنٹرولڈ الیکشن ہے. پاکستان میں کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا بڑا تصور رہا ہے اسکندر مرزا کے زمانے سے 50s سے. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ برطانوی پارلیمانی نظام کے مزاج نہیں ہیں، ان کی نفسیات نہیں ہیں، اس کے مطابق یہاں پہ وہ چل نہیں سکتا. تو یہاں پہ ایک محدود ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کنٹرول ڈیموکریسی ہونی چاہیے. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں الیکشن کرائے تو اس میں غیر جماعتی الیکشن کرائے. تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں تھی، ان کے آزاد امیدوار لے سکتے تھے، لیکن اس میں سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. سب کے ساتھ ایک جیسے ہی سلوک تھا. لیکن اب یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کر کے اس پہ پابندی ایک طرح سے لگ گئی ہے عملی طور پہ کہ وہ اپنا امیدوار جو ہے اپنے نشان پہ کھڑا نہیں کر سکتی. لیکن اور جو آزاد کھڑے ہیں ان کے لیے بھی حالات کافی سخت ہیں اور ان کو بھی آزادی کے ساتھ کیمپین نہیں کی جا رہی. پابندی کی آپ نے بات کی ہے، کل جو ہے وہ ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں گئی ہے کہ جی جو فیصلہ دیا گیا تھا اس پر نظر ثانی کی جائے، پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا وہ بحال کیا جائے. کتنی امیدیں ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو تو بہت امیدیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہماری مقتدرہ ہے یا جو ہمارا سرکاری ڈھانچہ ہے اس کا رویہ اس طرف کیا ہے. کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو 9 مئی کے احتجاج ہوا تھا، کل اس نے بھی اپنی رپورٹ اپنی پیش کرنی ہے. وہ ابھی فارملی تو پیش نہیں ہوئی ہے، لیکن خبریں آ رہی ہیں سورسز کے حوالے سے کہ اس نے رپورٹ پیش کر دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سارا پری پلان تھا. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے تعین کیا تھا کہ اس طرح سے ایجیٹیشن کیا جائے گا اور عسکری تنصیبات کے باہر کیا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رپورٹ کو کتنی اہمیت ملتی ہے. اس رپورٹ کی بنیاد پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کالعدم اور ممنوع تنظیم قرار دے دیا جائے. صحیح. تو ایک ابھی انسرٹینٹی ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت قائم ہے. قبولیت چاہے نہ ہو لیکن مقبولیت ان کی قائم ہے. تو اب یہ جو کل جو ٹرن آؤٹ ہے اس سے بہت ہے کہ وہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے 60-70% ہو جاتا ہے تو پھر بڑے اپسیٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تو لاہور جو کہ گڑھ تھا نون لیگ کا، وہاں بھی نون لیگ کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے. سینٹرل پنجاب کل بلاول نے بھی کہا نا کہ مجھے تخت لاہور ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں، لیکن وہ تو ایک ریٹرک بھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک متبادل لیڈر کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے جارحانہ بیانات دیتے ہیں. لیکن جو فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے، جو لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں، وہ لوگوں کی سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی اپوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے لاہور میں جیسے کہ پچھلے الیکشن میں تھی. پچھلے الیکشن میں 10 سیٹیں جیتی تھیں، اس دفعہ شاید 4-5 پہ ان کی پوزیشن ٹھیک ہے، باقی میں اچھی نہیں ہے 14 میں سے. لیکن چونکہ ان کو سرکاری ڈھانچے کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، سرکاری مشینری ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ زیادہ سیٹیں. یہ نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. ابھی کراچی کے حوالے سے اگر میں کچھ بات کروں تو ضلع شرکی میں پولنگ عملے کو سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ایکسپو سینٹر میں قائم اسٹیشن سے پولنگ سامان کی ترسیل بھی کی جا رہی ہے. ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. حبیب بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر، کب تک یہ سامان کی ترسیل مکمل کر دی جائے گی؟ دیکھیں انتخابات میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی ہے اور انتخابی گہما گہمی اب جو ہے وہ زور و شور پکڑ چکی ہے اور کراچی شہر میں انتخابی عملے کو انتخابی سامان کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہم کراچی کے ضلع شرکی میں ایکسپو سینٹر کے باہر موجود ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایکسپو سینٹر میں جو ہال ہیں ان میں مختلف ہالز میں سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے. سیکیورٹی ادارے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، جس میں سندھ پولیس، سندھ رینجرز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان افواج کے بھی کچھ جوان ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. بڑی تعداد میں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، جس ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس سامان کی نقل و حمل کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کی جو ہے وہ خاصے سخت انتظامات ہیں. میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. صرف وہ ٹرانسپورٹ جو کہ یہاں سے سامان پولنگ اسٹیشن تک ترسیل کرے گی، وہ ٹرانسپورٹ اور وہ جو عملہ پولنگ کا عملہ ہے وہ صرف اندر جانے کی ان کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. کراچی سے حبیب خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. پولنگ کی جو ترسیل ہے پولنگ سامان کی وہ شروع کر دی گئی ہے. مختلف شہروں سے اس حوالے سے صورتحال بھی جانتے رہیں گے. ڈسکشن کا سلسلہ بھی ہمارا جاری ہے. عدنان صاحب،
नून लीग के हवाले से बात कर रहे थे। 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वो फौरी तौर पर अवाम में जाएंगे, अवाम से रुजू करेंगे, और मुस्लिम लीग नून भी, उनके लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नून लीग का वोटर है वो मियां नवाज शरीफ के वापस आने से दोबारा से फ़ाल हो जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर वो एक्टिविटीज़ हमने देखी नहीं। अब पहले तो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास होते रहे, फिर मंशूर बहुत लेट आया, बाद में अब उन्होंने जो है वो जलसे शुरू किए और अवाम में वो गए हैं। क्या सूरत हाल रही और क्या वजूहात रही इतनी देर से अवाम के साथ रुजू करने में, कि किस हिचकिचाहट का सामना था जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे? एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। एक तो शायद उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं है, ज़ाहिर है उम्र का मसला है, उनको मुतअद्दिद अमराज भी लाहक हैं, लेकिन उसके अलावा ये था कि वो चाह रहे थे कि पहले उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, वो क्लियर हो जाएं, जो कि ख़त्म हो गए और उनको बरी कर दिया गया। फिर वो चाहते थे कि उनके जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं बानी PTI, उनको जेल हो जाए और वो उनको सज़ाएँ हो जाए। बिल्कुल जब मैदान हमवार हो जाए और कोई रुकावट बाकी ना रहे तो वो अपना मुकदमा लेकर अवाम में जाएँ। लेकिन ये कि क्योंकि उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, उनका मौक़िफ़ पहले था वोट को इज़्ज़त दो, अब तो वो नाम भी नहीं लेते वोट को इज़्ज़त दो का। तो चूँकि जब लोग जो होते हैं ना, मौक़िफ़ बहुत अहम होता है सियासत में, उनका जो मौक़िफ़ बदला है उसकी वजह से उनकी जो अपील है वो कम हो गई है। बज़ाहिर मेरा मुशाहिदा यही है, हो सकता है किसी को इख्तलाफ हो। मौक़िफ़ की आपने बात की है, वोट को इज़्ज़त दो तो नहीं, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी हम इंतकाम नहीं मफाहमत की तरफ जाएंगे, और कल हमने देखा जो आखिरी जलसा था कसूर में, मरीम नवाज़ ने भी यही बात की है। तो ये क्या ये इस मौक़िफ़ पर अब वो आ गए हैं? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को मुफाहमत की ज़रूरत है। लोगों को डर है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, और जिसके चांसेस हैं क्योंकि सरकारी मशीनरी उनके साथ है और कंट्रोल्ड इलेक्शन हो रहा है, उनके सबसे बड़े मुखालिफ को तो आउट कर दिया गया है, तो लोगों का ख्याल है कि फिर वो अपने मुखालफिन पर सख्तियाँ करेंगे। पहले वो ऐसा करते रहे 90s में, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सख्तियाँ करते रहे हैं, मीडिया पे भी करते रहे। अब अगर वही दोबारा काम करेंगे तो मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार और अदम इस्तेहकाम होगा, तो जिससे मईशत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, मईशत ने तरक्की करनी है, इस्तेहकाम आना है, तो फिर नून लीग को इक़्तिदार अगर मिल भी जाए, जिस तरह भी मिल रहा है, तो अगर वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और मुफाहमत का मुजाहरा करें, अपने मुखालफिन के साथ कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ ना करें, तो उससे मुल्क को फ़ायदा होगा, ख़ुद उनको भी फ़ायदा होगा, लोगों में उनकी खैर सगाली के जज्बात बढ़ेंगे। तो ये तो अच्छी बात है जो उनका मौक़िफ़ है। अब देखना ये होगा कि क्या वो उस पर अमल भी करते हैं या नहीं, क्योंकि जब लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो और बात करते हैं, जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर कुछ और उनका रवैया होता है। तो अल्लाह करे कि वो मुफाहमत की तरफ जाएं, और दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो भी, क्योंकि बिलावल ने काफ़ी जारहाना मुहिम उनके ख़िलाफ़ चलाई है, इंतखाबी तलखियाँ तो पैदा हो गई हैं, तो अब उन तलखियों को कम भी करना होगा। क्योंकि अगर सिंध में फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, वफाक में जो है नून लीग की जैसे कि तवक्को है, तो फिर उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप तो कायम होना चाहिए ना, कि ऐसा ना होना कि हर वक्त सिंध जो है वो वफाक के ख़िलाफ़ जो शिकायतें करता रहे, जैसे PTI के दौर में करते रहते थे, हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें नहीं वो नहीं मिल रहा। तो एक मुसलसल कशमकश जो है किसी के वफाक में भी जो है, आप समझते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी नून लीग के पास होगी कि वो हुकूमत बना सके, या उसी तरह से अलाइंस करके मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी? ज़्यादा चांस तो यही है। अब देखना ये होगा टर्न आउट कितना है, आज़ाद जो PTI के लोग हैं कितनी तादाद में जीतते हैं, नून लीग कितनी सीटें जीत सकती है। अगर तो नून लीग ने 130-35 सीटें जीत ली, फिर तो वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ खुद ही हुकूमत बना लेंगे, मगर वो कोशिश करेंगे कि MQM को और IPP को, जहांगीर तरीन को साथ मिलाकर चले। ठीक। लेकिन अगर उनकी सीटें 100 के करीब रहीं तो फिर तो लाजमी उनको किसी न किसी कोलिशन में जाना पड़ेगा, और जहांगीर तरीन की पार्टी जो है इस ख्याल में है कि हम बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल कर लेंगे तो बड़ा ग्रुप बना लेंगे, तो IPP और MQM और नून लीग की फिर एक जो है आप समझें कि मखलूत हुकूमत का इम्कान है। ज़्यादा इम्कान तो मखलूत हुकूमत का ही है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वफाक में मखलूत ना भी हो, सूबों में जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें होती हैं तो एक तरह से मखलूत सिस्टम तो बन ही जाता है ना, तो उनके दरमियान एक अच्छा वर्किंग आज़ाद उम्मीदवारों की बहरहाल बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, इस बारे में भी राय जानेंगे अदनान साहब की। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी है, और अमला सामान वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर में मौजूद है। वहाँ पर क्या हाल है, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद शहरोज़ इबाद हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। शहरोज़ बताइएगा, फैसलाबाद में सामान की तरसील का अमल शुरू हो चुका है, क्या इंतजामात हैं, खुसूसन सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं?
طرح फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आम इंतखाबात के लिए सामान की जो तरसील है उसका अमल बाकायदा तौर पर रिटर्निंग अफसरान के दफातर से शुरू हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामान लेने के लिए अमला भी बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि सामान को वसूल करना एक अहम जिम्मेदारी है और ये सामान जो है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार और पाक फौज की निगरानी में ही जो है वो शुरू किया जा रहा है। और मुख्तलिफ जितने भी रिटर्निंग अफसरान के दफातर हैं वहाँ पर गाड़ियाँ भी पहुँचा दी गई थी और सामान जो है वो भी पहुँचा दिया गया था। और मेरे रकम में आप देख भी रहे हैं कि सामान की तरसील का अमल जो है वो जारी है और जो नेशनल असम्बली का जो हल्का है उसका सामान अलग रखा गया है और जो नीचे पीपीज के हल्के हैं उनका सामान अलग रखा गया है। कोई ऐसा जो है वो हमने अभी तक वाकया नहीं देखा कि सामान तो मौजूद हो और सामान दिया ना जा रहा हो या वहाँ पर सामान मौजूद ही ना हो, तो अभी तक ऐसा कोई भी हमने जो है वो नहीं देखा सीन इस तरह का। और तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफातर में सामान भी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है और ये अमल स्मूथली जारी है फैसलाबाद में। जी ठीक है, शहरोज इबाद फैसलाबाद से हमें आगाह कर रहे थे कि यहाँ पर भी पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील की जा रही है। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानते रहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दान साहब, इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो शायद माल गनीमत के तौर पर देख रही हैं उनकी जानिब। जरदारी साहब वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, कोशिश उनकी भी होगी। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आज़ाद उम्मीदवारों को कुछ साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और जहांगीर तरीन का ये बयान है कि मैंने 2018 में भी ये काम किया था, अब भी कोशिश करूँगा ये काम करने की। तो किस हद तक कामयाबी मिल सकती है? ये जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, आप समझते हैं कि ज्वाइन करेंगे किसी पार्टी? देखिए, बहुत सौ ने तो हलफ उठाया हुआ है, अब वो हलफ तोड़ेंगे और अवाम का दबाव भी होगा, तो लगता तो नहीं है कि ज़्यादातर लोग साथ छोड़ जाएं तहरीक इंसाफ का। अगर फ़र्ज़ करें कि उनके जीते ही थोड़े 30-35, तो फिर तो तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो वो ठीक है, एक जमहूरियत का तासुर भी रहेगा कि देखें जी बड़ा जमहूरी इलेक्शन है, एक अपोजिशन भी है, तहरीक इंसाफ के लोग भी असम्बली में मौजूद हैं, तो उससे तो सिस्टम को फ़ायदा ही होगा उनका होना जो है अपोजिशन में। लेकिन अगर वो 60-70 जीत गए तो हो सकता है कौमी असम्बली में फिर 25-30 लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाए, तो उसमें फिर दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है और कैरेट और स्टिक दोनों की ज़रूरत होती है। तो जिसके साथ सरकारी मशीनरी होगी और माल होगा, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होगा जिसके साथ, वही ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला सकेगा। क्योंकि सिर्फ जो नजराना है वो काफ़ी नहीं है, सरकारी मशीनरी की सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी है होगी उन लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। तो अब सरकारी मशीनरी क्या चाहती है? आज एक बड़े कॉलम नवीस हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर, उन्होंने कॉलम भी लिखा है एक अखबार में, बड़े अखबार में, और उन्होंने कहा है कि एक बांग्लादेश टाइप मॉडल जो है यहाँ पे होगा, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म और उनकी बेटी वज़ीर आला होंगी और ये 10 साल के लिए कोई सिस्टम बनाया जा रहा है और उसमें माशी तरक्की का एक एजेंडा है और तहरीक इंसाफ जो है वो उसको मुफाहमत की तरफ आना चाहिए। इस तरह की बातें हैं। तो अब देखते हैं कि बानी पीटीआई की पॉलिसी क्या है, उनको कितनी सज़ाएं होती हैं। पीटीआई का जो कल का दिन है ना, वो बहुत अहम है। अगर तो लोग बड़ी तादाद में निकल आए तो पीटीआई के लिए आसानियाँ होंगी। अगर लोगों ने कल बाहर वोट न डाला तो फिर पीटीआई जो है उसका मामला। अच्छा, मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब अगर बनती हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब को फिर विफाक में कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए? जी जी, वो फिर नवाज शरीफ के एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ जो पिछले दौर में भी वज़ीर आज़म थे 13 से 18 तक, तो वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करते थे। दौरे वौरे शौरे उन्होंने बहुत किए बाहर के मुल्कों के, 60-70 से भी शायद ज़्यादा दौरे किए, और वो रिलैक्स रहते थे। ज़्यादा काम इसहाक डार के ज़िम्मे था। वही एक डी फैक्टो यानी अमली तौर पे वही प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब हो सकता है शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ के रवाबित जो हैं सरकारी इंतज़ामिया से, मशीनरी से बहुत अच्छे रहते हैं, उनके साथ बातचीत, तो वो एक मॉडरेटर के तौर पर और चीज़ों को काम डाउन रखने के लिए और कोई इख्तलाफात पैदा ना हों भी तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएं, तो स्मूथली सिस्टम जो है वो चलता रहे। और तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का तो तस्वुर है ना कि शहबाज शरीफ हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। हाँ, तो अब वो पता नहीं कि वफाक की सतह पे इतने अच्छे हैं कि नहीं, उनका दौरे वज़ारत उज़्मा तो इतना अच्छा नहीं रहा। पंजाब में वज़ारत आला के तौर पे तो वो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स के तौर पे समझें अमली तौर पे बहुत अच्छे थे कि निगरानी बहुत अच्छी करते थे। अब लेकिन ये है कि अमली जो ऑपरेशंस की ज़िम्मेदारी है, जैसे हमारे न्यूज़ रूम में होता है ना,
میڈیا میں کہ ایک آپریشنز کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو وہ آپریشنز کی ذمہ داری جو ہوگی کارروائی اور جو ڈے ٹو ڈے افیئرز کی وہ شہباز شریف صاحب کریں، اور جو پالیسی اور بڑے اہم فیصلے ہیں وہ نواز شریف کریں۔ تو اب دیکھنا نہیں یہ ہے کہ یہ تو ایک منصوبہ ہے نا، ایک خواہش ہے نون لیگ کی، اور کہ ایسا ہو جائے گا، اس کے سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکے گا؟ کل کو ہو سکتا ہے کہ لوگ بہت تعداد میں ووٹ ڈال دیں اور یہ سارے پلانز جو ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں، تو لوگوں کا ووٹ ڈالنا الٹیمیٹلی جو ہے وہ عوام کے ووٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام ووٹ کاسٹ کریں گے۔ بڑی تعداد میں اگر نکلتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ پولنگ سے پہلے، پولنگ کے دوران اور پولنگ کے بعد بھی رزلٹس آنے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، عدنان نادر صاحب کا میں فی الوقت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر بریک کی جانب چلتے ہیں اور بلیٹن بریک ہے، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔